क्लास 12 के सारे बच्चे आ जाइए बेटा, एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से मैक्सिमम वेटेज जो है आपके क्वेश्चन पेपर में होता है। और ये हम करने वाले हैं पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद। मतलब ये वीडियो आपके लिए होगा 5 से 10 मिनट का, बट इस वीडियो को बनाने के पीछे जो रिसर्च है बच्चे वो कम से कम 4 से 5 घंटे की है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में यदि आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, क्या है भाई, कई धुरंधर बच्चे होंगे नए साल में ही जागते हैं, तो उनको लास्ट में ये भी बता दिया जाएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कम समय में हो जाएंगे और इफेक्टिवली हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के भैया चलते हैं आगे। और सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं और कहते हैं कि सर देखिए अब फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, अब वो लोग हमको न्यूमेरिकल देंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे और हीरो बन जाएंगे। बट बच्चों याद रखो, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जो है वो 23 मार्क्स की है। तो क्या पूरे 23 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आते हैं। पेपर सामने देखा होगा आपने प्री बोर्ड्स के टाइम पर, तो पता चला होगा सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन आते हैं और सारे न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं है। तो बच्चों जब न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, देखो आपने फॉर्मूला याद रख लिया, अब उससे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो भाई न्यूमेरिकल बन जाएगा या फिर ये क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखना कि भैया मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के साथ कप्पा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों जितने भी फॉर्मूले आपको फिजिकल केमिस्ट्री में दिए हैं आपको इस तरीके से पढ़कर भी जाना है। आप पिछले पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप चेक करिएगा, प्री बोर्ड वाले अपने क्वेश्चन पेपर चेक करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनको बेस बनाकर वो क्या करते हैं भाई, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, टेबल वगैरह बना देंगे या 3-4 वैल्यूज दे देंगे, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो ये आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए। भाई फॉर्मूला तो पढ़ ही रहे हो, लगे हाथ ये रिलेशन बना दो। क्या ऐसा ही फॉर्मूला हम हेनरीज लॉ के टाइम पर देखते हैं? यस सर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, जब आप हेनरीज लॉ पढ़ रहे होते हैं तो सॉल्युबिलिटी हो जाती है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और जब आप कोई सॉलिड सॉल्यूट ले रहे होते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ में तो भाई गैसियस सॉल्यूट है, तो उस टाइम पर जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो हो जाती है मोलैरिटी। तो सॉल्यूट यदि सॉलिड है तो आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी मोलैरिटी और इस केस में हो जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने चाहिए। साथ साथ में बच्चों आप में से मैक्सिमम बच्चे जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वो 4 टाइप याद कर लेते हैं। पर बच्चों अब से जब आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आप प्लीज उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे देखिएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू वॉट। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं और ये यहां पर है मोलैरिटी। अब इससे होगा क्या, इससे आपका नॉर्मल और अबनॉर्मल वाली कहानी एक साथ क्लियर हो जाएगी। और कैसे होगी तो ध्यान से सुनो भाई, यदि आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा सोल्यूट जो ना तो डिसोसिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है, जैसे यूरिया हो गया, अल्कोहल हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, राइट। तो वो सारे आपके जो होंगे बेटा उसमें I = 1 होगा। पर यदि आपका जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोई भी एसिड, बेस या सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट का रोल प्ले करता है, क्लियर। तो उस कंडीशन में I की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होगी या फिर 1 से कम होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए नहीं पढ़ के जानी है, अपने को अब नॉर्मल के लिए भी पढ़नी है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बेटा। एक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें आप दोनों मीडियम के लिए देखिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि NaCl यदि आपके पास है तो आप लिक्विड स्टेट में भी देखोगे, मॉल्टन स्टेट में, और NaCl का आप एक्वस में भी देखो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, NaCl का लिक्विड जो है वो पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन आता है एक्वस से। अब देखना, आपको कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि आप जो चीज पढ़कर जा रहे हो और जो क्वेश्चन पेपर आया है दोनों के बीच में कुछ तो भी मिसिंग है और वहीं पर अपने मार्क्स कम हो जाते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपके नस्ट इक्वेशन वाला पार्ट है, ये आपको स्किप नहीं करना है। साथ साथ में बच्चों बहुत सारे बच्चे केमिकल काइनेटिक्स को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी जो होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वहां पर जाकर खत्म कर देते हैं, फिर आर्हेनियस को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। बेटा ये नहीं करना है, आर्हेनियस इक्वेशन और इसके साथ में कोलिजन थ्योरी आपको पढ़कर जानी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएंगे, यस सर, बिल्कुल पढ़कर जाओगे आप, बात समझ में आई, ठीक है।
तो ये सारे टॉपिक्स यदि आप बढ़िया से करते हो, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपका रेडियो एक्टिविटी में भी है, न्यूक्लियाई चैप्टर फिजिक्स में, ठीक है। तो यहां से वो रेडियो एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये टॉपिक्स का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी हेल्प करेगा। मूविंग टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आ जाओ भाई। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बढ़िया से देखना है? सबसे पहला है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पढ़कर जाना ही जाना है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट के भाई कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, अच्छे कैटलिस्ट जैसा बिहेव करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज है ये सब हिडन है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। उस डीडी ट्रांजिशन के कारण सारी ही प्रॉपर्टीज आपकी ट्रांजिशन एनर्जी की एलिमेंट्स की होती है। साथ साथ में बच्चों लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंस पढ़िए, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन थ्योरी के केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो वीबीटी और सीएफटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चों को लगता है सर सीएफटी एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा अजीब है। अग्री विद दैट, अजीब है बट इजी है, तो एक बार इसको बढ़िया से पढ़कर जाना। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ साथ में बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टेबिलिटी ऑफ आयन आप जरूर पढ़कर जाइए। एक टेबल वाला क्वेश्चन इससे आता है, ध्यान से देखना। ऐसा ना 3-4 एलिमेंट्स लिखे होंगे और उनका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा, और फिर पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कम स्टेबल कौन सा है, इस टाइप की चीजें। तो ये वाला पोर्शन आप जरूर पढ़ के जाएंगे। साथ साथ में बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक आप जरूर पढ़ें, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को कंपेयर कर लो। आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप स्किप नहीं करेंगे, और KMnO4 और K2Cr2O7। अब इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन पढ़ ली, रिएक्शन से याद कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने देख लिया। अब बेटा इसका क्वेश्चन ना कई बार पैराग्राफ बेस्ड आ जाता है। वो मान लेता है कि एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है जो इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, तो आप इसके पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी पढ़कर जाइए। सिर्फ केमिकल रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में जितने भी आयन्स हैं यहाँ पे, परमैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, इन सबका कलर और इन सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, तो वहां आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, सारे बच्चे ध्यान से देखो। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कहानी क्या है? अब यार वो टाइम नहीं है ना कि मतलब आज जैसे 17 ऑफ जैन है, अब वो टाइम नहीं कि स्टार्टिंग से फिर से पूरी एक एक चीज पढ़े। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक तरफ वो टॉपिक्स लिखे हैं जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, और एक तरफ बेटा वो टॉपिक्स लगे हैं जो टाइम टेकिंग है। तो जिस तरीके से आपकी तैयारी है आप वैसे देख लो, घबराओ मत, दोनों ही जगह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नेम्ड रिएक्शन है, अब भाई पूरे सिलेबस में कितनी नेम्ड रिएक्शन है, तो 35 नेम्ड रिएक्शन है, तो ये आप कंप्लीट करोगे तो इससे आपकी काफी कुछ कन्वर्जन और डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरा ये कि आप ना ये जरूर पढ़कर जाओ बेसिसिटी और बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी भी ऐड कर दो इसमें, सॉल्युबिलिटी भी ऐड कर लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसका आप देखना बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है। जैसे आप देखोगे अमाइंस में हमेशा पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा पूछा जाता है, राइट, अल्कोहल फिनॉल में भी पूछा जाता है। तो इसका ना आप एक ट्रेंड बना लो, मैंने शॉर्ट्स वगैरह में बनाया हुआ है तो आप देख लेना। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूं क्या आएगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप जरूर एक पेज पर बना लो बेटा, कम से कम 3 to 5 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ में बच्चों डिस्टिंग्विश टेस्ट, काफी बच्चे परेशान होते हैं इसमें, बट डिस्टिंग्विश टेस्ट का भी एक 8 या 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चैनल में मिल जाएगा तुमको। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट आप जरूर करके जाए, 2 से 3 नंबर का डिस्टिंग्विश टेस्ट हमेशा आना है, और ये सबसे इजी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, आईयूपीएससी नेमिंग एक ऐसा पार्ट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पर सबसे पहले यही चीज सीखी है। और साथ में बच्चों रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज क्या है, बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं ना कि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन याद करते जाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते हैं, बट याद रहे रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने वो मेजर टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो थोड़े आसान हैं और कम टाइम पे हो जाएंगे। अब आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, आप देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ABCD वाला। बच्चों ये जो ABCD वाला क्वेश्चन है, या तो ये अल्डिहाइड कीटोन का होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप ले लो,
ठीक है, या फिर ये अमाइंस का होगा बेटा। ठीक है, तो आपकी यदि उधर वाली तैयारी पूरी हो गई तो फिर आप इस तरफ आकर इस टाइप के क्वेश्चंस देख लो, हमेशा आएंगे। और उन क्वेश्चन की खास बात कह लो या फीचर्स ये हैं कि वो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप वाले होंगे, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड दैट इज व्हाट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ही रिएक्शंस को ज्यादा वैल्यू दी है, मैकेनिज्म को भी वैल्यू हम देते हैं, और आईयूपीएससी नेमिंग तो हम खूब करते हैं, जबकि आती 1 या 2 मार्क्स की है। क्लियर है बात? पर आप ना कई बार कंसेप्चुअल, कई बार नहीं, 80% बच्चे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। कंसेप्चुअल मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि बताओ भैया ब्रोमो बेंजीन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता, इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि काफी आसान था। ठीक है, तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्किप ना करें यदि आपकी उधर वाली तैयारी हो गई है। साथ साथ में बच्चों कन्वर्जन की एक मैं खास बात बता दूं, आपको कन्वर्जन जो कि 2 या 3 स्टेप वाले हैं बेटा, वो तभी बनेंगे जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको ना थोड़ी विजुअलाइज्ड होगी। ऐसे नहीं बनेगा। बहुत सारे बच्चे चैप्टर वाइज तो कर लेते हैं, फिर उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हमने तो फोड़ दिया, पर नहीं, आप कन्वर्जन जरूर 4 स्टेप वाले, 3 स्टेप्स वाले, बात समझ में आ रही है, ये आप जरूर करें, तभी आपका रिवीजन होगा। हाँ, पर देखो एक चीज है, पूरा पढ़कर हो गया है तो कन्वर्जन आपके लिए बहुत बढ़िया से बच जाएगा, और कन्वर्जन यदि आपको बन रहा है तो फिर ये समझ लो कि ये इनमें से इस वाले पार्ट को छोड़कर मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, क्योंकि कन्वर्जन बनने का मतलब है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन। तो अभी क्योंकि हम इनिशियल फेज में हैं, ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका कन्वर्जन पढ़कर पूरा हो जाएगा, तब आप क्या करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए आप कन्वर्जन लगाना, आपकी रिएक्शंस बढ़िया से कवर हो जाएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। क्लियर होगी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, जो मस्ट डू है, मतलब जो कम समय में हो जाएंगे। ओके, उसमें एक है सोल्यूशन। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने इस चैप्टर को कई बार पढ़ा है, जब भी टेस्ट दिया, हाफ ईयरली दी, फर्स्ट पीरियड दिया, ये हमेशा पढ़ा है। और इसी का भाई हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स, मतलब कि RX एंड ARX। ठीक है, एक तीसरा चैप्टर है जो कि आपने पढ़ा बहुत बाद में है, पर वो छोटू चैप्टर है, दैट इज व्हाट अमाइंस। अमाइंस की टोटल जो रिएक्शन है, आप ये समझ लो कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के बराबर है। तो आप ध्यान से देखना, अमाइंस में 2 चीजें आपको बढ़िया से करनी है, रिएक्शंस बहुत कम है तो आपकी जल्दी हो जाएगी, साथ में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट। बड़ा सिंपल चैप्टर है, आप अच्छे से यदि पढ़ोगे तो बन जाएगा बेटा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ये नया टॉपिक है, नया चैप्टर है आपके लिए, बट इसका ना मतलब ये कम टाइम में हो सकता है। आपको यदि एक बार आईयूपीएससी नेमिंग आ गई तो ये कम टाइम में हो सकता है। दूसरा ये कि इसको हमने सिर्फ 2 या 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया हुआ है। आइसोमेरिज्म हो गया, VBT हो गया, CFT हो गया, सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह से क्वेश्चंस पढ़ लेना, बट थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, तो ये मस्ट डू चैप्टर्स हैं आपके, करने ही करने हैं आपको। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, और इसमें ग्लूकोज की रिएक्शन बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो ये वो चैप्टर्स हैं, साथ में केमिकल काइनेटिक्स भी बेटा, ये वो चैप्टर्स हैं जो छोटे हैं और जल्दी हो जाएंगे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, मतलब आप बहुत समय नहीं लगने वाला आपको वहां पर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर। जनरली क्या होता है कि अब जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है या बॉइलिंग पॉइंट है, तो हमने वो एरो बना के ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बना के याद कर लिया। अब वो या तो कई बार टेबल के फॉर्म में पूछ लेता है, या पैराग्राम के फॉर्म में पूछ लेता है, या स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेता है। जैसे रिएक्शंस को हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये उस केस के लिए है जब आप ये सारी तैयारी कर लें, तो उसके बाद ये क्वेश्चन पैटर्न आपको समझने में बहुत काम करेगा। एंड ट्रस्ट मी यार, ऐसे कोई बहुत घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हमने अभी तक बहुत सारी एग्जाम्स को पास करके बढ़िया से रिजल्ट लेकर आए हैं, तो हम इस बार भी लेकर आएंगे, तो तुम टेंशन मत लो। और क्या सीखना चाहते हो और क्या जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन, बाय बेटा। Unacademy. Let's crack it.